डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो एलिमिनेशन रिएक्शंस का टॉपिक है वो कंटिन्यूड है। E2 रिएक्शन के हवाले से हमने 3 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए थे, जिसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन, उसकी रिजियो सेलेक्टिविटी, मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड इसी तरह उसका ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पे हम E1 रिएक्शंस को देखेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म एंड रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शन। कोर्स आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सो ऑब्जेक्टिव अगर आज के लेक्चर के देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन E1 रिएक्शन, व्हाट इज़ इट्स मैकेनिज्म, regio selectivity of E1 reaction, relative reactivities of different alkyl halides towards E1 reaction, and factors which affect the relative reactivities of different alkyl halides toward E1 elimination reactions। तो ये चीज़ें, ये 5 जो क्वेश्चन हैं, इनको एक्सप्लेन करने की, इनके आंसर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। सो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो ये एक E1 रिएक्शन की एग्जाम्पल है, जिसके अंदर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ट्रीट किया गया विद वाटर इन ऑर्डर टू गेट 2 मिथाइल प्रोपीन। सो यहाँ पे काइनेटिक्स के हवाले से जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी कि इसकी जो काइनेटिक स्टडीज़ है वो शो करती है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, यानी कि इसी जो अल्काइल हैलाइड है दैट इज़ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वाटर की कंसंट्रेशन कोई रोल प्ले नहीं करती इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसका जो रेट इक्वेशन आएगी दैट इज़ डायरेक्टली रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन। उसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो चूँकि सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसका मतलब वाटर जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट ये जो E1 रिएक्शन है इसके क्या होंगे, 2 स्टेप्स होंगे एटलीस्ट, क्योंकि एक स्टेप क्या होगा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप और दूसरे स्टेप के अंदर जो है वाटर की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। सो यहाँ पे अगर आपने SN1 रिएक्शन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है तो ये रिएक्शन आपको समझने के लिए कोई मसला नहीं होगा। तो वहाँ पे जिस तरह क्या था कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है, यानी ब्रोमो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो ये आपके पास कार्बोकैटाइन बन जाता है। तो SN1 रिएक्शन में क्या था कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता था। एलिमिनेशन में क्या है कि इस कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है दैट इज़ बीटा कार्बन, उसके ऊपर लगे हुए बीटा हाइड्रोजन को ऊपर आपका बेस जो है वो अटैक करेगा और प्रोटॉन को क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा। जब प्रोटॉन रिमूव होगा तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर है, ये शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन दीज 2 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ अ पाई बॉन्ड। तो आपके पास रिजल्टेंटली क्या बनेगी, एक अल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनेगी। तो यहाँ पे E1 रिएक्शन के 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ leaving group in order to generate the carbocation, then attack of the base on the beta hydrogen in order to get the अल्कीन। तो पहला स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जैसा कि हम काइनेटिक रेट लॉ से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो रेट है उसको डिफाइन कर रही है। तो दैट इज़ वाई पहला स्टेप क्या है, आपका स्लो स्टेप है क्योंकि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कोई रोल प्ले नहीं करती इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सो द मैकेनिज्म जो है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ क्या है, बिल्कुल एग्री करता है, इसीलिए इसको E1 या यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। सो जो बेस है वो सेकंड स्टेप में आता है जो कि फास्ट स्टेप है। तो उसके फास्ट स्टेप के अंदर उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगर आप मैं दोबारा दिखाऊं,
नॉर्मली अल्केन्स जो हैं आपको पता है कि उनकी जो पीके वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होती है। पीके वैल्यू बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि दे आर नॉट हैप्पी टू डोनेट देयर प्रोटॉन। तो अगर आप इसको देखें, ये जो प्रोटॉन कहाँ से जा रहा है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जैसा कि एल्केन के अंदर होती है। तो इस प्रोटॉन को रिमूव करने वाला बेस अगर आप देखें तो वाटर आपको पता है कोई अच्छा बेस नहीं है, एम्फोटेरिक है, ये बेस के सामने एसिड और एसिड के सामने बेस के तौर पे बिहेव करता है। तो ये एक वीक बेस है अगर आप देखें वाटर को। तो वाटर के अंदर ये क्या सुरखाब के पर लगा है कि इस प्रोटॉन को इसने जो कि sp3 कार्बन के साथ अटैच है, जो कि आप कह सकते हैं जिसको रिलेट कर सकते हैं आप अल्केन के साथ, जिनकी पीके वैल्यू बहुत हायर होती है। तो उससे ये प्रोटॉन कैसे रिमूव कर पाया, ये बड़ा एक अलार्मिंग क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर देना पड़ेगा ताकि हम इस मैकेनिज़्म को जस्टिफाई कर सकें। सो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाउ कैन अ वीक बेस लाइक वाटर removes a proton from an sp3 hybridized carbon in the second step of the reaction। साथ आपको जो आपके मतलब लॉजिक दी है दैट इज़ एथीन, अगर आप देखें उसके अंदर दोनों जो कार्बन हैं वो क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो pK वैल्यू उसकी कितनी है 50। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के साथ वो कार्बन जिस जो sp3 हाइब्रिडाइज है उसके साथ लगे हुए प्रोटॉन इतने एसिडिक नहीं होते, यानी कि कार्बन इतनी आसानी से वो प्रोटॉन नहीं दे सकती। अगर वहाँ से प्रोटॉन लेने हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेके आना पड़ता है, लेकिन वाटर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो फिर कैसे वाटर ने ये प्रोटॉन को रिमूव कर लिया, उसकी जो रीज़न है वो लाई करती है उसके कार्बोकैटाइन में। क्योंकि अब चेंज क्या है, मैं बैक स्लाइड पे फिर जाता हूँ माजरत के साथ कि चेंज क्या आई है कि यहाँ पे sp3 कार्बन एटम जो है वो अटैच है किसके साथ, एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ। ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है ये बेसिकली रीज़न है इस प्रोटॉन को क्या करने के लिए, एसिडिक बनाने के लिए। तो अब दोबारा रीज़न पहली क्या है, द pK इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन दैट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन एटम। फिर पीछे चलते हैं। सो अब होगा क्या कि आपका ये जो कार्बन पॉजिटिव है ये इस कार्बन को कहेगा बीबी कोई टेंशन नहीं है, अगर ये तुम प्रोटॉन लूज़ भी कर जाओगी तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तुमको अपने सर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो जब इस कार्बन को ये लालच मिलती है कि साथ वाला कार्बन गरीब है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ मैं शेयर कर लूँ तो ये कार्बन जो है वो पॉजिटिव से किस में चला जाएगा, न्यूट्रल में चला जाएगा। तो ये कार्बन चूँकि जैसे आप कहें कि मतलब ये कार्बन कार्बन की वैरी तो नहीं होती, कार्बन कार्बन की दोस्त होती है। तो कार्बन दूसरी कार्बन को समझ लें कि यहाँ पे फ्रेंडशिप या इनकी कास्ट सेम होने की वजह से ये उसको क्या करती है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर कर सकती है। ये एक जनरल आपको बताने के लिए था, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए था। हालांकि कार्बन के जो एटम है उसके अंदर कोई दिल नहीं होता, इसलिए आप मतलब बिल्कुल इस तरह ना सोचें। तो जस्ट आपको बताने के लिए कि ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये कार्बन अगर प्रोटॉन लूज़ भी कर जाएगी तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के दरम्यान जब शेयर होगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, बल्कि ये पाई बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो पहली रीज़न क्या है कि साथ वाली जो कार्बन पॉजिटिव है वो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, शेयर कर सकती है। इस वजह से ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये फिर हेजिटेशन शो नहीं करती इस वाटर को अपना प्रोटॉन देने के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा पोलर हो जाता है और हाइड्रोजन का जाना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ये पहली रीज़न है। सेकंड रीज़न क्या है, जो एडजेसेंट कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शेयर होता है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन भी, ठीक है। याद है आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के जो आपका CH सिग्मा बॉन्ड है ये क्या आ जाता है, इन कॉन्जुगेशन अगर आ जाए विद पाई एटॉमिक ऑर्बिटल सॉरी पाई बॉन्ड या p एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाए तो फिर क्या होता है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कुछ लम्हात ऐसे आना शुरू हो जाते हैं जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बॉन्ड से नो बॉन्ड के अंदर समझ लें कॉन्जुगेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर आपको पीछे ले चलता हूँ।
सो यहाँ पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर आप देखें तो ये क्या आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज जो कि p एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर है, क्योंकि अब इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके पास एक क्या है, p एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है। तो अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या आ गया, इस p एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्जुगेशन में आ गया। देख लें, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और फिर p एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि अब ये p एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी है और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है। इस कॉन्जुगेशन को हम क्या नाम देते हैं, CH हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ाहिर बात है अब ये बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और थोड़ी देर के लिए इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान क्या आ जाएगा, नो बॉन्ड आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इस p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या हो जाएगा, शेयर अप हो जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो अब ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ उतना क्लोजली अटैच नहीं है जितना कि नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इस हाइड्रोजन को रिमूव करना ईजी हो जाएगा और वाटर जैसा वीक जो बेस है वो भी इसको क्या कर सकेगा, रिमूव कर सकेगा। सो इसको मज़ीद क्लैरिटी आपको मिलेगी ये डायग्राम से। तो यहाँ पे ये वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन के ज़रिए इस एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है वो जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पे मसरूफ़ होने की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा और इस हाइड्रोजन को रिमूव करना इजी होगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में इसकी pK वैल्यू इस कार्बन की अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जितनी वैल्यू डिक्रीज़ होगी उतनी ही इस हाइड्रोजन का जाना इजी हो जाएगा, जितना इस हाइड्रोजन का जाना इजी होगा उतनी ही बेस की स्ट्रेंथ कम भी होगी तो वो आसानी से इस प्रोटॉन को रिमूव हो जाएगा। तो अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि वाटर जो कि एक वीक बेस है वो कैसे sp3 कार्बन एटम से इतनी आसानी से प्रोटॉन ले उड़ा। रीज़न दो थी, एक क्या हुआ कि इस कार्बन ने इस कार्बन को सहारा दिया, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लूँगी, और दूसरी रीज़न क्या हुई कि हाइपर कॉन्जुगेशन के ज़रिए ये जो बॉन्ड पेयर है ये मसरूफ़ हो गया इस कार्बन के साथ। दोनों एक ही चीज़ों को एक ही तरफ लीड करती हैं लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, एसिडिक होगा, इस CH3 की pK वैल्यू बहुत क्या होगी, डिक्रीज़ होगी और ये जो वीक बेस प्रोटॉन ले उड़ा। कुछ वो क्या कहते हैं पंजाबी में, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। तो ये रावां पहले भी औखी थी, तो वाटर जो है वो आसानी से प्रोटॉन को ले उड़ा। चलें जी, अगला जो एस्पेक्ट है E1 रिएक्शन का दैट इज़ रीजियो सेलेक्टिविटी है। E2 रिएक्शन के लेक्चर उम्मीद है कि आपने देखे होंगे और पूरे ही देखे होंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जो मैं एनालिसिस देखा है अगर वाच टाइम के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि आप लेक्चर खोलते हैं और थोड़ा सा देख के बोर हो जाते हैं, या फिर आप के पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस वीडियो लेक्चर को कम्प्लीटली देख सकें। तो उस हवाले से अगर आपने E2 रिएक्शन नहीं देखे हुए, रीजियो सेलेक्टिविटी उसकी नहीं देखी हुई, तो बराह करम उसको कम्प्लीटली उस लेक्चर को देख लें, उसको फॉलो कर लें। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने का पाबंद हूँ और मैं उसका आंसर दूँगा। ठीक है, तो आप पहले E2 की रीजियो सेलेक्टिविटी को लाजमी तौर पे क्लियर कर लें ताकि आप इस E1 की रीजियो सेलेक्टिविटी को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। अब रीजियो सेलेक्टिविटी क्या, जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि जब दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हों, दो प्रोडक्ट्स कब पॉसिबल होती हैं, जब जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है जहाँ से लीविंग ग्रुप क्या है उसके एडजेसेंट जो बीटा कार्बन है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। जब स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं तो इसका मतलब दोनों के ऊपर जो हाइड्रोजन है, जो बीटा हाइड्रोजन है, अगर वो एक कार्बन से जाएगा तो और प्रोडक्ट बनेगी, दूसरे कार्बन से जाएगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट। दो दूसरे लफ्ज़ों में दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पॉसिबल हो जाते हैं। उस सूरत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर ज़्यादा बनता है। कौन सा बनता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, वो अल्कीन जो ज़्यादा सूटेबल होती है। ये सारी डिस्कशन हम E2 के अंदर कर आए हैं। एग्जाम्पल दोबारा देख लें, आपको रिवाइज हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये E1 रिएक्शन की एग्जांपल है जिसके अंदर 2-chloro-2 मिथाइल ब्यूटेन है। अब इसके पास दो बीटा कार्बन है, एक CH3 और एक ये CH2।
इसको ले लें या इसको ले लें एक ही बात है, इसलिए मैं एक ही बात कर रहा हूँ। ये दोनों आपस में क्या है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाता है तो आपके पास 2 ब्यूटीन बनेगी, अगर ये हाइड्रोजन जाता है तो आपके पास 1 ब्यूटीन बनेगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर पॉसिबल हो गए। अब एक जो अल्कीन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इस वजह से वो क्या बनती है, ज़्यादा अमाउंट में बनती है, जबकि दूसरी अल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस स्टेबल है, इसलिए वो कम अमाउंट में बनती है। तो चूँकि दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में एक आइसोमर ज़्यादा बना है, दैट इज़ वाई ये रिएक्शन क्या होगा, रिजियो सेलेक्टिव होगा, ठीक है। और ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहाँ से बनेगी, जब वो कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है एज पर ज़ेड-सर्फ रूल, वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक हो गया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो इवन रिएक्शन भी रिजियो सेलेक्टिव होते हैं, और जहाँ पे दो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोडक्ट्स पॉसिबल हों तो वो अल्कीन डोमिनेट करती है जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है। ये इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, इसके पास 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से ये हमारी मेजर प्रोडक्ट है, जबकि 1 ब्यूटीन जो है इसके पास 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से ये हमारी क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, यानी माइनर प्रोडक्ट है। ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जो मैं अभी रीज़न बता रहा हूँ। द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हैविंग मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट इज फाउंड मोर रैपिडली। टू ऑब्टेन द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन बॉन्डेड टू द फ्यूएस्ट हाइड्रोजन इन अकॉर्डेंस विद ज़ेड-सर्फ रूल। ये ज़ेड-सर्फ रूल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उसकी ट्रांजिशन स्टेट जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप देखें तो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है वो क्या है, उसकी एनर्जी कम है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये प्रोडक्ट क्या बनेगी, मेजर बनेगी। इन दोनों के दरम्यान एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से बनती दोनों ही है, लेकिन जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है मोर स्टेबल होने की वजह से वो ज़्यादा बनती है। ये हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, दैट इज़ कार्बोकैटाइन। ये हमारे पास यहाँ पे टर्शी कार्बोकैटाइन बना है। तो ये आपका पहला स्टेप है, और पहले स्टेप के बाद ये आपका दूसरा स्टेप है, फास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये आपके मैकेनिज़्म को भी जस्टिफाई करती है। अब है कार्बोकैटाइन के रेट ऑफ इवन रिएक्शन जो है वो ज़ाहिरी बात है पहला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कह सकें तो रेट ऑफ इवन एक चीज़ पर डिपेंड करेगा, द ईज विद विच कार्बोकैटाइन फॉर्म। सेकेंडली, हाउ रेडली द लिविंग ग्रुप लीव्स, क्योंकि कार्बोकैटाइन बनने के बाद कितना स्टेबल है ये तय पाता है ऑन द बेसिस ऑफ आर, कि आर टर्शरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है, बेंजिलिक है, एलिलिक है, वनिलिक है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कार्बोकैटाइन कितना स्टेबल है। दूसरा क्या है कि लीविंग ग्रुप हमारे पास दूसरा वेरिएबल है, कि जो लीव करने वाला ग्रुप है वो फ्लोराइड है, क्लोराइड है, बोरोमाइड है या आयोडाइड है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है। तो इसलिए दोनों की बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि रेट दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। सो सबसे पहले कार्बोकैटाइन की बात कर लेते हैं। ये हम सारा ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं जब हमने SN1 रिएक्शन पढ़ा था। फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि हमने वहाँ पढ़े बेंजिलिक और एलिलिक जो है वो हाईली रिएक्टिव हैं, टर्शरी और सेकेंडरी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपके पास सिंपल टर्शरी कार्बोकैटाइन आ जाते हैं, ठीक है। तो टर्शरी टर्शरी जो आपके पास अल्काइल हैलाइड हों, एलिलिक, सेकेंडरी बेंजिलिक या सेकेंडरी एलिलिक अल्काइल हैलाइड हो, इनकी रिएक्टिविटी आपस में सेम है। और सबसे ज़्यादा जो है वो टर्शरी एलिलिक और टर्शरी बेंजिलिक की रिएक्टिविटी है। फिर उससे कम आ जाती है आपके पास प्राइमरी बेंजिलिक, प्राइमरी एलिलिक, जो कि ऑलमोस्ट इक्वली रिएक्टेंट हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के। और सबसे कम रिएक्टिव क्या है, आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं, और उससे भी कम आपके क्या लीस्ट जो वो हैं विनाइल, जिसके अंदर विनाइल कार्बन के साथ आपका हैलोजन जुड़ा हुआ हो, विनाइल हैलाइड आ गया। ये सारी विनाइल क्यों कम रिएक्टिव है, क्यों लीस्ट स्टेबल है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपके SN1 रिएक्शन में। और ये क्यों बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके जो है SN1 रिएक्शन में। तो उस वीडियो को आप देख लें तो आपको ये सारी रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या आ जाएगी, अंडरस्टूड हो जाएगी। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, अगर हम सिंपल अल्काइल हैलाइड की बात करें तो आपको पता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव दैन सेकेंडरी, विच इन टर्न मोर रिएक्टिव दैन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, चाहे वो इवन रिएक्शन है या
E2 रिएक्शन है, ठीक है। E2 रिएक्शन में भी आपने देखा था टर्शियरी अल्काइल हाइड मोर रिएक्टिव है, रीज़न आपको पता था क्या? हाँ जी, अगर नहीं देखा तो जाके E2 रिएक्शन में देख लें, जहाँ पे मैंने टर्शियरी अल्काइल हाइड की रिलेटिव रिएक्टिविटी डिस्कस की गई है। यहाँ पे मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। चलें जी आगे चलते हैं। दूसरा जो फैक्टर हमने कहा लीविंग ग्रुप, कि अल्काइल हाइड अगर आपको कांस्टेंट कर लें तो फिर आप लीविंग ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। आयोडाइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड हो सकता है। तो ये वही पैटर्न है जो कि जनरली चला आ रहा है। SN2 रिएक्शन में भी हमने इसको देखा, E2 रिएक्शन में भी देखा, और यहाँ पे भी वही पैटर्न है कि आयोडाइड जो अल्काइल आयोडाइड हैं वो मोस्ट एक्टिव हैं, क्योंकि आयोडाइड आयन जो है वो बेस्ट लीविंग ग्रुप है। फ्लोराइड जो हैं वो लीस्ट एक्टिव हैं, क्योंकि फ्लोरो जो है वो लीस्ट जो समझ लें कि वर्स्ट लीविंग ग्रुप है। तो अगर आप अल्काइल फ्लोराइड से अल्काइल आयोडाइड की तरफ जाएं तो राइट से लेफ़्ट की तरफ ये एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, और अल्काइल आयोडाइड आपका मोस्ट एक्टिव होगा, अल्काइल फ्लोराइड लीस्ट एक्टिव होगा। रीज़न क्या है कि जो आपका वीकेस्ट बेस्ड है वो बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। तो आयोडाइड जो है ये आपका वीकेस्ट बेस्ड है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल आसानी से उसको क्या कर लेगा, सस्टेन कर लेगा। फ्लोराइड जो है वो नेगेटिव चार्ज को सस्टेन नहीं कर पाता। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये क्या है, वीकेस्ट बेस्ड है। वीकेस्ट बेस्ड आर दी मोस्ट स्टेबल बेस। मोस्ट स्टेबल बेस का मतलब बेस्ट लीविंग ग्रुप। ये रीज़न भी बार बार हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो तीसरी चीज़ जो आती है कि अगर आपके पास कार्बोकैटाइन सेकेंडरी है जो कि कंपैरेटिवली जा सकता है टर्शरी के अंदर, जो कि मोर स्टेबल है, तो फिर वहाँ पे आपके पास क्या हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। आपको पता है कि E1 के अंदर पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन है। अगर जो बनने वाला कार्बोकैटाइन है उसके पास चांस है कि वो सेकेंडरी से टर्शरी में जा सके, यानी कि मोर स्टेबल की तरफ जा सके, तो वहाँ पे आपके पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, और जो प्रोडक्ट है वो आपकी रीअरेंज्ड कार्बोकैटाइन से ही बनती है। ये एग्जांपल देख लें, यहाँ पे आपके पास ये अल्काइल हाइड है, दैट इज़ 3-chloro-2-methyl-2-phenyl-butane है। ये आपके पास लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे इस कार्बन से अगर लीविंग ग्रुप जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन स्टेबल हो सकता है क्योंकि ये इस कार्बन की तरफ देखता है, उसकी मिन्नत करता है कि ये मिथाइल ग्रुप मुझे दे दो। वो कहती है मैं क्यों दूँ, ये कहता है जनाब कि अगर आप वो मिथाइल मुझे दे दोगी तो मैं न्यूट्रलाइज हो जाऊँगा। तो ये कहती है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, वो कहेगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज आपके ऊपर आ जाए तो आप टर्शरी कार्बोकैटाइन हैं, जबकि मैं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन हूँ। और ताहिर मकबूल साहब कहते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटाइन जो है वो मोर स्टेबल होता है। मैं नहीं, अक्सर जो बुक्स हैं वो कहती हैं कि टर्शरी या साइंस कहती है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो हम सब मिलके क्या हो जाएंगे, टर्शरी कार्बोकैटाइन हो जाएंगे। ये बात इस कार्बन के समझ में आ जाती है, तो ये क्या करती है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप को अपने इलेक्ट्रॉन समेत रवाना कर देती है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के ऊपर आ जाता है। नतीजतन इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये हैप्पी है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नंबर 1 टर्शरी बन गया। दूसरा क्या हुआ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो गया, क्योंकि ये जो रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लॉड है ये इसके साथ क्या आ गया, इन कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये रिंग का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो गया, ये भी क्या आ गया, इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के ऊपर भी डीलोकलाइज हो जाएगा, तो आपके पास बहुत सारी रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन सकती हैं। तो ये क्या होगा, टर्शरी बेंजीलिक कैटाइन जो है ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन की निस्बत बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है। और ये कैसे बना है, ऑन द बेसिस ऑफ 1,2 मिथाइल शेप। तो इस वजह से अब इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है जो कि रिमूव हो सकता है, जो कि ये हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी समसाई के पास कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगी जो कि क्या होगी, 2-methyl-3-phenyl-2-butene। ये जो मैंने बताया है उसी की अंग्रेजी है, दैट इज़ द सेकेंडरी कार्बोकैटाइन दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ क्लोराइड आयन डिसोसिएट फ्रॉम 3-chloro-2-methyl-2-phenyl-butane undergoes a 1,2-methyl shift to form more stable tertiary benzylic cation, which then undergoes deprotonation to form the alkene. सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल है, कहानी वही है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल की बजाय हाइड्राइड आयन शिफ्ट है, और जो सिस्टम है वो एलिलिक सिस्टम बनता है अल्टीमेटली। तो ये अगर आप देखें 5-broma-2 हेप्टेन है, ये 2 हेप्टीन है, तो ये आपके पास सेकेंडरी कार्बन है जिसके ऊपर लीविंग ग्रुप मौजूद है। पहला स्टेप आपको पता है, स्लो स्टेप है, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये कार्बोकैटाइन बन गया, ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो अब ये कार्बोकैटाइन क्या कहता है
इस कार्बन को कहता है भाई एक हाइड्रोजन दे दो, वो कहती क्यों दूँ, ये कहता है जनाब मैं सेकेंडरी हूँ, अगर तुम हाइड्रोजन मुझे दे दोगी तो मैं न्यूट्रलाइज हो जाऊँगा। तो वो ये कहेगी कि ये मेरे ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। वो कहता है कोई मसला नहीं, अगर तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये एलिली कार्बन के ऊपर होगा, क्योंकि तुम एलिली कार्बन हो। तो एलिली कार्बोकैटायन जो है वो हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये इन कॉन्जुगेशन आ जाते हैं एलिलिक डबल बॉन्ड के। तो ये बात इसकी समझ आ जाती है। तो 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट होती है और ये हमारे पास सेकेंडरी एलिलिक कैटायन बन जाता है, जो कि हाईली स्टेबल है कंपेरेटिव टू दिस वन। तो ये जब बन जाता है तो फिर अब आपके पास क्या है, एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। नो डाउट ये वाली हाइड्रोजन लीव नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि ये एलिलिक सॉरी ये ऑलरेडी sp2 हाइड्रोजन है। तो आपके पास ये वाली हाइड्रोजन के पास ही चांस है कि ये लीव करेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड क्या होगा, सॉरी इन कॉन्जुगेशन होगा विद दिस ऑलरेडी प्रेजेंट डबल बॉन्ड। तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइइन बनेगी, दैट इज़ 2,4 हेप्टाडाइइन। तो यही हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे अचीव होगी। सो हमने E1 रिएक्शन क्या होता है, मैकेनिज़्म क्या है उसका, रीजियो सेलेक्टिविटी उसकी डिस्कस कर ली है, और फिर फाइनली वो कार्बोकैटायन जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो ख़ुद को रीअरेंज कर सकें, तो उनके नतीजे के तौर पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमने एग्जांपल्स के साथ देख ली हैं। रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ देख ली हैं, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप देख लिया है, टाइप ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देख ली है। तो E1 के रिएक्शन के हवाले से हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मेरा ख्याल है स्टीरियोकेमिस्ट्री और कंपटीशन के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, मतलब कोई फोर्सफुल नहीं है, अगर आपको लेक्चर समझ आया, आप देख रहे हैं कि आपके नॉलेज के अंदर कुछ इजाफा हुआ है, नॉलेज मीन नॉलेज, सो तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पता नहीं साथ कोई घंटी वगैरह होती है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब मैं इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन व्यूअर्स के लिए हैं जो अदर दैन माई स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है ये चैनल। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, अगर आपको समझ आ जाए तो इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं। ये मेरे बच्चों ने कहा कि ये आप इस लेक्चर वीडियो में लाजमी बताया करें, तो मैंने बता दिया है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।